आज हम बात करेंगे बिहार से लेकर झारखंड तक परीक्षा पर हो रही फुल सियासी एक्शन की। बिहार में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच इस वक्त सियासी तलवार खिंच गई है। तेजस्वी यादव आज पटना में सरकार के खिलाफ बड़ा मार्च निकालने की तैयारी में है। सम्राट चौधरी भी एक्शन मोड में है। बीपीएससी ने चौथे फेज की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि टीआरई टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 यानी कि चौथा एग्जाम है, इसकी घोषणा कर दी, जिसको लेकर बीपीएससी के एक्चुअली ये टीआरई के जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इधर झारखंड की बात करें, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, छात्रों के आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया और 39 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखा गया है। अब इसे लेकर नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थी भी सड़क पर आ गए हैं। तो एक एक करके बिहार की भी बात करेंगे और झारखंड की भी बात करेंगे और पहले बात बिहार की होगी। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच आज आरजेडी के लोक भवन मार्च की तैयारी है। सुबह 11 बजे जेपी गोलंबर गांधी मैदान से तेजस्वी का ये मार्च शुरू होगा। इसे लेकर आरजेडी ने बड़ी तैयारी भी की। आरजेडी के हल्ला बोल और पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच बिहार सरकार एक्शन मोड में भी है। अपने राजभवन मार्च से पहले तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग में छात्रों से मुलाकात की, उनके आंदोलन को सपोर्ट किया। आज तेजस्वी यादव के मार्च में सिवान प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को भी मुद्दा बनाया जाएगा। पहले एक बयान सुन ले, फिर करेंगे चर्चा। पेपर लीक पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। परीक्षा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। AK-47 चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों का निलंबन हो। मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? अब तक न्यायिक जांच का आदेश उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो ये हम लोगों का जो है मुख्य मांग है। लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण मार्च है। अब तेजस्वी के मार्च से पहले सम्राट चौधरी ने बड़ा दांव खेल दिया। टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की भर्ती अधिसूचना जारी की। टीआरई 4 के तहत 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। पटना के गर्दनी बाग में छात्र हालांकि अभी भी धरने पर हैं। अब छात्रों ने पीटी और मेंस की जगह सिर्फ एक परीक्षा की मांग की है। बहाली की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी खत्म करने की मांग कही जा रही है। एक बयान और सुनें। नहीं, राजभवन मार्च करें, अब नेता प्रतिपक्ष उनको अधिकार है, लेकिन आप एक चीज बताइए, कोई ऐसा घटना बता दीजिए जिसमें सरकार संवेदनशील ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हर घटना को वॉच करते हैं और तुरंत कार्रवाई। आपने देखा सिवान के डीएम और एसपी दोनों का तबादला हो गया। तो ये तो हमारे लिए हमारा ये एसओपी है, जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी। लेकिन तेजस्वी जी को गंभीर होना चाहिए। तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी जी को बिहार के दुख दर्द से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। असेंबली चलता है, नेता प्रतिपक्ष गायब, और अब आके फोटो सेशन करा रहे हैं। बात तो शिक्षा मंत्री ठीक कह रहे हैं अजीत जी कि पहले तेजस्वी यादव को मार्च निकाल लेना चाहिए था। पप्पू यादव ने भी धरना देने में शायद थोड़ी देर कर दी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो तेजस्वी यादव के हाथ से मौका छीन लिया। मांग ये थी कि चौथी परीक्षा की डेट निकाली जाए। डेट आ चुकी है, 1 सितंबर उसकी तारीख है एंट्री फॉर्म भरने की, और 30 सितंबर आखिरी तारीख है। देखिए, ये अभी तक आप जा रहे हैं मार्च करने, चलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब ये सारे मामले जब निपट चुके हैं, जब सारे मामलों पर सरकार की कार्रवाई हो चुकी है, गर्दनी बाग में छात्रों की मांग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस मांग को लेकर के जा रहे हैं, छात्रों की मांग से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए कि जब 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और उसका पटना में भी उसका असर दिखा, पटना में, सिवान में, नालंदा, मोतिहारी, सब जगह छात्र उतरे तब सड़क पर, तब तेजस्वी यादव नहीं थे, न बिहार में थे न देश में थे, वो देश के बाहर थे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उस पूरे सत्र में वो गायब रहे, गए ही नहीं उस सत्र में। ये भी पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष सत्र में जाए ही नहीं। अब जो ये उतरे हैं, इसका तात्कालिक कारण समझिए, इसका कारण प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जब से बांकीपुर चुनाव जीते हैं और उन्होंने शपथ ली है, तेजस्वी यादव को यह चिंता हो गई है कि अपोजिशन का स्पेस भी जा रहा है। सरकार में आने की संभावना तो काफी पहले से कम हो गई है, लेकिन अपोजिशन का स्पेस भी जा सकता है। और एटलीस्ट परसेप्शन के लेवल पर, नैरेटिव के लेवल पर, बिहार के लोगों के इमेजिनेशन के लेवल पर वो अपोजिशन का स्पेस प्रशांत किशोर ने कैप्चर कर लिया है।
प्रशांत किशोर छात्रों के साथ खड़े रहे थे। जब बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कराने की बात हुई थी तो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे थे, अरेस्ट होकर के गए थे और एक मोरल स्टैंड लिया था कि हम जमानत नहीं लेंगे, बिना शर्त हमको छोड़ना है तो छोड़िए। उस समय भी तेजस्वी यादव नहीं थे। तो गर्दनी बाग में भी जाकर के जब सारे छात्र खड़े हुए थे और जो कोचिंग वाले खड़े हुए थे तब भी तेजस्वी यादव नहीं थे। तेजस्वी यादव का ये एक तो प्रशांत किशोर का डर और दूसरा ये एक इस मामले में आकर के श्रेय ले लेना, किसी भी समय थोड़ा बहुत भी क्रेडिट मिल जाए आप उसके लिए आए हैं। इसमें आपके इनकी पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो कंसिस्टेंसी की है, छात्रों के साथ खड़े होने के लिए। देखिए राहुल गांधी कम से कम ये क्रेडिट तो लेंगे ना कि हमने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। तेजस्वी ने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? तेजस्वी ने क्या, झारखंड में आंदोलन चल रहा था, उनके भी मंत्री उसमें बातचीत करने वाली टीम में थे, उनके 4 विधायक, उन्होंने वहां के छात्रों से क्या दिखाया? अपने आप को जोड़ा। तो देखिए बिहार में भी लेट हुई और झारखंड में तो उसने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता अगर आप काउंट करें तो वो भी देरी से जगे जब तक मामला सुलझने को आ गया। रही बात, मैं एक बार चिराग पासवान की पॉलिटिक्स पर भी छोटी सी बात कर लेती हूँ सचिन जी। वो भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें लगातार सरकार के अंदर रहते हुए ही। कल की चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी बिल्कुल बिल्कुल लेक्चरर्स को लेकर। बिल्कुल। और देखिए चिराग पासवान की पॉलिटिक्स अगर आप देखें, एक बिहार की राजनीति में आप देखें कि नीतीश कुमार के आने के बाद लगा कि बिहार जैसे रस्टिक लैंग्वेज वाले स्टेट में जो पॉलिटिक्स में नीतीश मृदुभाषी थे, सही संयमित बोलते थे, जब तक वो स्वस्थ थे सब कुछ थे। चिराग का भी देखिएगा कि भाषा शैली जो उनकी है वो बहुत ही संयमित है। दूसरी बात, एनडीए के घटक रहने के बावजूद आप देखेंगे कि कई बार वो इंटरनली अपना एक ऑटोनमस लाइन लेते हैं, खुल के विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज करते हैं जिसमें ये ना लगे पासवान है लेकिन तिवारी के लिए भी बोलते हैं निश्चित तौर पे। और ये रामविलास पासवान की भी शक्ति थी कि वो केवल एक जाति मात्र से, वो तो उनका कोर था, लेकिन वो बाकी समाज को भी अपील करते थे, चुभते नहीं थे। ये चिराग, और कल जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें निश्चित तौर पर अभी वो ये देख रहे हैं कि छात्रों का जो सेंटिमेंट है वो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अभी आहत है, उसका एक उसकी तलखी है, तो उसको भी वो कहीं ना कहीं साध रहे हैं। और वैसी स्थिति में देखिए बिहार की बदहाली आप इससे समझिए कि शिक्षा के मामले में सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव मतलब मुख्यमंत्री और नेता, इनकी अपनी शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, छात्रों के नजर में वो भी है। तो वैसी स्थिति में अगर आप कोई एक पोजीशन नहीं लेते हैं जो चिराग पासवान ने लिया, तो फिर आप भी उसी कटघरे में गिने जाएंगे। आप जेएनसी को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो जो चिराग पासवान कर रहे हैं वो सूट करता है पॉलिटिक्स को, उनकी भी। और सम्राट चौधरी को तो प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा निश्चित, क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी फूंक कर पीता है और दिल्ली में ये सबने झेला है, देखा है। अब बिहार के बाद रांची की हम बात कर लें, यहाँ पर जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था उसमें एक राहत तो जरूर मिली है छात्रों को कि आखिरकार सोरेन सरकार ने ऐलान के बाद कल रात नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, खूब आतिशबाजी हुई, खुशियां मनाई गई। 45 परीक्षाओं पर यह बड़ा फैसला लिया गया और 39 परीक्षाएं रद्द भी की गई हैं। 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, यानी लगभग छात्रों की अब सभी मांगे मान ली गई है। एक सीबीआई जांच की मांग है, उसे छोड़कर आज छात्र आंदोलन को लेकर कोई और बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन मुसीबत दूसरी है। अब दूसरी मुसीबत यह है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ तो जो लोग पहले से रोजगार पा चुके थे इन्हीं परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद वो बेरोजगार हो गए, वो सड़क पर आ गए। अब वो देख रहे हैं न्यायालय की तरफ, इधर कुआं उधर खाई। अजीत जी कहां जाए सोरेन सरकार? इस पर एक लाइन उस पर आप जो बिहार की बात की ना, प्रोएक्टिव होने की सम्राट चौधरी की, ये उन लोगों ने कहा था कि ST ET की परीक्षा पहले कराएंगे और तब फिर TRE-4 होगा, उसको स्थगित किया इन लोगों ने। TRE-4 के लिए उसका वो जारी करा दिया, उसके सारे नोटिफिकेशन आपने बता दिए कि उस जिस तरह से किया है उन लोगों ने। सिवान में और गोपालगंज में जो AK-47 चलाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वहां DMSP दोनों का तबादला कर दिया गया है। हाँ। और जो भरत तिवारी मामले से गोली भी चलाई उसका भी सस्पेंशन हो गया। तो ये सारी चीजें कर चुके हैं। जो मांग अब तेजस्वी यादव की नींद खुली है अचानक और जो मांग लेकर आ रहे हैं, वो सारी मांगों पर सम्राट चौधरी पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। तो वो नहीं, उनका तो नहीं चलेगा। आज मार्च हम लोग देखेंगे उसका क्या रिस्पांस होता है। उसमें खाली आप देखिएगा आरजेडी के लोगों में कोई जेनजी और कोई छात्र गर्दनी बाग का उनके आंदोलन में शामिल होने नहीं जा रहा है। अब ये जो मामला है, ये इसमें जो झारखंड का मामला है, ये अभी सबसे बड़ी चीज हो गई है। ये बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। अभी क्या है, हमारी बात हुई झारखंड में लोगों से, उन्होंने कहा कि भाई मांग थी छात्रों की और बीजेपी के लोग मांग कर रहे थे, बीजेपी के लोग जाकर के धरने पर बैठ गए। ये एक मेजर मिस्टेक था। आपको पर्दे के पीछे से प्रदर्शन को सपोर्ट करना था छात्रों को। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, तमाम बड़े नेता बीजेपी के, प्रदीप वर्मा, प्रदीप साहू, सब जाकर के, आदित्य साहू माफ करिएगा जो प्रदेश अध्यक्ष, सब जाकर के धरने पर बैठ गए।
और वो ये आइडेंटिफाई कर दिया कि बीजेपी का धरना है। अब जो 2000 लोग बेरोजगार हुए सरकारी कर्मचारी, कल उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो बिहार झारखंड का सचिवालय है वहां प्रदर्शन किया, अब वो जाएंगे कोर्ट में और ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उलझ जाएगा। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं ठीक है आप लोग आज 8 साल पहले चुन लिए गए थे और आज आपकी नौकरी अचानक खत्म कर देते हैं। मेरी गट फीलिंग ये है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। वही तो अगर उनकी नौकरी वहां अगर तो फिर तो परीक्षा जो कैंसिल हुआ उसको रोकना होगा, या इनकी नौकरी रखते हुए फिर उस परीक्षा को कैंसिल करना होगा। और दूसरा जो जेएमएम की स्ट्रेटजी एक है जो लोगों ने बताया हमको कि वो जब जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी से बात करिए। ये तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कैंसिल करिए, तो हमने कैंसिल कर दिया। अगर आपकी नौकरी गई है तो बीजेपी जिम्मेदार है। तो जेएमएम ने ये अब वहां खेल शुरू कर दिया। और जो फेल होने वाले हैं उनके नंबर तो ज्यादा है ही ना, वो तो खुशी है जेएमएम से कि जेएमएम की सरकार ने रद्द कर दिया। तो अब ये पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और अब जुडिशियरी से रास्ता निकलेगा, अब ये सरकार के नोटिफिकेशन से रास्ता नहीं निकलेगा। अच्छा, इधर झारखंड से लेकर बिहार तक चूंकि छात्र सड़क पर हैं, सरकारों पर दबाव बना रहे हैं, इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े बदलाव की तैयारी की। एनटीए की परीक्षा टीम में बदलाव करते हुए 600 विशेषज्ञों को हटाया गया और नए विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। वहीं से अगले 2 से 3 हफ्ते में एनटीए में 20 से 25 अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। पेपर्स की जांच को और मजबूत करने के लिए 4 स्तर के पेपर चेकिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक एनटीए के कार्यालयों को नए परिसरों में स्थानांतरित करने का काम युद्ध स्तर पर होगा। नए परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ की टीम भी तैनात की जाएगी। सचिन जी, अब ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, नहीं देखिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ सबसे बात यह है कि आपने पुराने लोगों को हटाया, जो नए लोगों को ला रहे हैं उसका मापदंड को आप पब्लिक करें। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जो बच्चे हैं, सब लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आप जिन नए लोगों को ला रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपने किन मानदंडों को, आपने राम टेम्पल में ट्रस्टी के लिए दिया ना कि जो 50 से 70 साल का हो, 20 साल का अनुभव हो, राम भक्त हो, आपने क्राइटेरिया दिया, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है। यहां पे भी क्राइटेरिया क्या है। अब एनटीए के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जिन भी लोगों को लाया जा रहा है बाद में उनके बारे में आ रहा है कि ये बेस्ट क्वालिफाइड नहीं थे, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं थे, वो डेजिग्नेटेड, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहां पे सबसे बड़ी जो चुनौती है सरकार के पास वो ये है कि एक क्राइटेरिया और दूसरा उसकी ट्रांसपेरेंसी, इन 2 चीजों को तय करें। क्योंकि अभी तक पूरी शिक्षा प्रणाली, एक तो ये आ रहा है कि करप्शन है और दूसरा ये भी आ रहा है कि आप देखेंगे कि जो लोग ऑनेस्ट भी हैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो वैसी स्थिति में जो शिक्षा में गुणवत्ता, ये बहुत बड़ी चुनौती, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मामला है, लेकिन उसके साथ गुणवत्ता की भी बात आ रही है कि जिन लोगों को आप ला रहे हैं वो अपने एरिया के, अपने सब्जेक्ट के, अपने विभाग के सही में उनकी एक बैकग्राउंड चेक हो, क्रेडेंशियल हो, जैसे बीजेपी संगठन में करती है ना कि आप उनके प्रूवन रिकॉर्ड के आधार पे उनको चुनते हैं। आपको वही गंभीरता यहां पे दिखानी, ये नहीं हो कि नए लोगों को आप लाएं और फिर बाद में कुछ हो जाए, जैसा कि अभी नेट यूजीसी नेट के एग्जाम में हुआ और फिर आप कहेंगे कि फिर उनको हटा रहे हैं, फिर ला रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा इसमें अभी आपको क्या दिखाई दे रही है? नहीं, सरकार की मंशा सुधार करने की है, लेकिन सुधार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे एक हम लोग जिस स्ट्रक्चरल चेंज की जो बात कर रहे थे उसमें एक चेंज अच्छा है कि आप इसका अपना एक डेडिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो, सिस्टम बनाए, कॉम्प्लेक्स हो, जहां आप ये सारे अभी तो भाई किराए के उसमें ओखला में आप चला रहे हैं, एडहॉक बेसिस पर चला रहे हैं। जो अधिकारी लाए जा रहे हैं आप काडर में एब्जॉर्ब करिए, ऐसे नहीं करिए कि वो कहीं से आया और फिर वापस चला जाए, उसकी कोई यहाँ जवाबदेही नहीं हो। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए। जो अधिकारी आ रहा है उसको लगना चाहिए कि हमको अब यहीं रहना है, तो इस घर को ठीक करना है। तो एक डेडिकेटेड काडर बनाइए, इसका अपना डेडिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी अच्छी बात है, वो हो। और जैसा अभी सज्जन जी ने कहा कि क्वालिफाइड लोगों को ले आइए, ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री का टीचर है वो मराठी में अनुवाद कर रहा है, और ऐसा नहीं हो जब हम लोगों ने देखा कि महापुरुषों के नाम गलत हैं, महापुरुषों के उपनाम गलत हैं, स्थानों के नाम गलत लिखे गए हैं, प्रश्न पत्र रिपीट हो गए 2 साल पहले वाले। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के आदमी को लगा रहे हैं 1st ग्रेड का एग्जाम करने के लिए। ये मत करिए। क्वालिफिकेशन नाम मेरे ख्याल जब सब सामने आने लगेंगे तो थोड़ा और सिस्टम समझ में आएगा। लेकिन एक पार्टी ऐसी जिसका सिस्टम एकदम हिलता चला जा रहा है, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। एक मुश्किल जाती है, दूसरी मुश्किल आ जाती है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन की एक बार फिर गिरफ्तारी हो गई। इस बार गिरफ्तारी एसटीपी टेंडर घोटाले के मामले में हुई। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन के साथ साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश और तत्कालीन कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव भी शामिल है।
इसके अलावा उन 3 कंपनियों के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया जिनकी भूमिका एसटीपी टेंडर घोटाले में है। आरोप है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया गया है और इसके बदले उदित प्रकाश 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत भी दी गई है। अब इस पर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। वो कह रही है जैसे पहला केस फर्जी था वैसे ये केस भी फर्जी निकलेगा। संजय सिंह ने बकायदा इस पर अपनी बात रखी है, आप भी सुने। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सतेन जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने कहा कि जो काले कर्म करेगा उसे भुगतना भी पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि जांच में दोषी पाए गए हैं, इसलिए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सतेंद्र जैन, उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सतेंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। अब ये समझना होगा कि ये एसटीपी पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के रास्ते पंजाब का चुनावी गेम सेट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है। उसी की तरफ संजय सिंह इशारा कर रहे थे। उनका कहना है कि ये सह प्रभारी हैं वहाँ, और ये बात घोषित रूप है कि पंजाब का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, सत्येंद्र जैन एक बड़े फंड मैनेजर हैं आम आदमी पार्टी के लिए। वो पैसे का, और जो पहला आरोप उनके ऊपर लगा था वो इसी हवाला का ही लगा था कि आप हवाला के जरिए पैसे की हेराफेरी की, आपने काले धन को सफेद करने का इलेक्शन में काम किया। तो वो पीएमएलए का केस था, वो हवाला के जरिए पैसे के ट्रांजेक्शन का ही था। तो चुनाव के समय पैसे के फंड के प्रबंधन में ये होंगे, तो इसलिए ये एक बात तो समझ में आती है कि उसके पहले ही अरेस्ट हो गए, तो कहीं पॉलिटिकल एंगल है इसका। दूसरा, हमको इस बात का हम ये कहना है इसमें कि भाई सत्येंद्र जैन को आपने गिरफ्तार करके 2 साल 3 साल जेल में रखा, बड़े लंबे समय तक वो जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल तो बहुत जल्दी छूट गए थे। तो उनके सारे अकाउंट्स की, कंपनियों की, उनके परिवार के अकाउंट्स की जांच हो चुकी है। ईडी ने जांच की है, सीबीआई ने जांच की है। अगर ये हम ये नहीं करिए, बिल्कुल डिफरेंट मामला है। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला है, जल बोर्ड का मामला है, इस मामले में गड़बड़ी अगर हुई होगी और कोई पैसा अगर गया होगा सत्येंद्र जैन के यहाँ, तो वो तो उस ट्रेल में मिला होगा ना जब आप जांच कर रहे थे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि इसको छोड़ दिया होगा आपने। तो अगर कोई बात उसमें मिली थी, उसके सबूत थे, तो उसी समय कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। सत्येंद्र जैन को बार बार सूली पर लटकाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। बाकी जो जल बोर्ड के अधिकारी पकड़े गए। 1,52,00,000 का जो मनी ट्रेल है, इस मनी ट्रेल को ट्रैक कर रही है एसीबी। ठीक है, उसको करिए, लेकिन अगर इसका कोई पैसा सत्येंद्र जैन के पास गया होगा तो वो तो उनके यहाँ रिफ्लेक्ट होता ना कहीं ना कहीं। आपने 2 साल छानबीन की है, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने, सब ने, तो वो तो पता नहीं क्या मिला कि नहीं मिला, तो उसी समय उनको कर देते ना कार्रवाई। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पंजाब में कैसे दिखाई देंगे? पहले शराब और अब पानी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन अभी तो 117 सीट में इनके पास 92 या 93 सीट आम आदमी पार्टी का, तो 3/4 बहुमत से भी ज्यादा है। पहली बात वो। दूसरी बात क्या है कि देखिए, वहां पे जो भी एंटी इनकम्बेंसी का बेस्ट जो कंटेंडर थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस की स्थिति डिवाइड है। हाँ, अभी बहुत वो इनकैश नहीं कर पा रहे, और कांग्रेस जीती हुई बाजी को हारने में एक्सपर्ट है। आप कोई भी बढ़िया हरियाणा से लेके छत्तीसगढ़ से देखे, अब पंजाब में भी देखिएगा, शायद वो टेम्पलेट रिपीट वो होगा। बीजेपी की स्थिति अभी मुझे दिख नहीं रहा है। बीच में कयास आया कि शायद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में अलायंस हो जाएगा, और होता तो दोनों को फायदा होता, क्योंकि अलग अलग लड़ने से ना तो उन्हें झट सिख का वो बड़ा वोट मिल रहा है, और यहाँ पे जो बहुत सारे हिंदू भी जो शहरी इलाके में है वो बीजेपी को देंगे, लेकिन बहुत ये भी देखेंगे नहीं जीत रहे हैं तो क्यों हम अपना वोट बर्बाद करें। तो वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी आज की तारीख में वल्नरेबल है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात देखिए, सत्येंद्र जैन का मामला है, ये दोधारी तलवार है कि इसका पॉलिसी इंप्लीकेशन जो भी हो एंटी करप्शन, लेकिन पॉलिटिकल इंप्लीकेशन जो अजीत जी बता रहे थे, बात करप्शन की नहीं है, बात करप्शन के ऊपर कार्रवाई के टाइमिंग की होती है
कि आप कह हमेशा रहे हैं इसकी सिंपैथी भी मिल सकती है। मतलब एक नैरेटिव बन सकता है कि जब भी चुनाव आता है तभी करप्शन ड्राइव क्यों चलता है। आपके पास 100 करप्ट हैं, लेकिन आप वेट करते हैं कि जब उन करप्टों की कोई यूटिलिटी अपोजिशन पार्टी लेकिन के इसका तर्क ये भी तो हो सकता है कि जब आपके सामने पूरा मामला खुला तब एक्शन हुआ। तो ये संयोग है या प्रयोग है, अगर हम शब्द को चुने तो ये बात दोनों के लिए नैरेटिव में आ सकती है। अगर आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है रिलेटिवली, भाई आपको 60 सीट मिल गया तो भी आप जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो उस स्थिति में वो उसको भुना सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें निगेटिव, तो जैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिडिल क्लास का गुस्सा निकला तो धीरे धीरे सारी नैरेटिव जो बीजेपी ला रही थी करप्शन की, शीश महल है, ये है, शराब घोटाला है, सब काम करने लगा। लेकिन अगर थोड़ा सा समाज का बायस आपके पक्ष में होता है तो वही नैरेटिव फिर क्या होता है कि लगता है कि इनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है।